हुडको की एक अच्छी लिस्टिंग हुई है, उसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर रविकांत मेधिती हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं हुडको के। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार हुडको के स्टॉक को देख भी लेते हैं। 22% के प्रीमियम पर यह स्टॉक लिस्ट हुआ और अभी भी करीब हम 27-28% की मजबूती इसमें देख भी रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ये हुडको का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, उसी तर्ज पे ये स्टॉक लिस्ट भी हुआ है। इनफैक्ट अविनाश और रुचित जैन हमारे साथ मौजूद भी है। अविनाश, ये हुडको पर आपके कमेंट्स क्या हैं? अच्छी लिस्टिंग हुई है, 76 पर शेयर ट्रेड कर रहा है। किसने अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया हो तो निकल आए बाहर, या फिर यहां से और भी पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, होल्ड कर लें? नहीं, मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ये अगर स्टॉक किसी ने लिया है तो मेरे ख्याल से लंबे निवेश के लिए रखना चाहिए। आई थिंक डेफिनेटली 25-26% की जो लिस्टिंग गेन्स मिले हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूल करना है वो तो डेफिनेटली करेंगे, बट अगर अच्छा खासा अपसाइड और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में ज़रूर इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एफोर्डेबिलिटी हाउसिंग सेगमेंट में हुडको ऑलरेडी ऑपरेट करता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे है, तो कम से कम 100 रुपये का भाव तो हमको लग रहा है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल लग रहा है। जी, इनफैक्ट मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर रविकांत मेधिती हैं, जो कि चेयरमैन है हुडको के। रवि जी, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को, एंड कंग्रेचुलेशंस, अच्छी लिस्टिंग हुई भी है। पहले तो आपके कमेंट्स ही चाहिए कि क्या ये लिस्टिंग ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रही है, या फिर आईपीओ रिस्पांस को देखते हुए और भी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे? या शानदार लिस्टिंग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, इन्वेस्टर्स को। इतना अच्छा शानदार लिस्टिंग से वजह से हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट वी हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सक्सेसफुल लिस्टिंग। टुडे इज a historical day for HUDCO and momentous occasion, and I wanted to appreciate and thank all the investors who have reposed faith in a government company, HUDCO, and it is a 47-year-old organization. Since its inception it has been making profit and paying dividend. I hope it will continue to do so for all the years to come. Right. As a CMD, I have a sensible board and intelligent management and diligent employees, and I am hoping to take the organization forward in the interest of the nation. जी बिल्कुल सर, खास तौर पर अगर बात की जाए OFS के ज़रिए करीब 20 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर कंपनी ने बेचे हैं, और जो फंड्स गार्नर हुए हैं करीब 1200 करोड़ तक के हैं। किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे आप इन फंड्स को आगे जाते हुए? या बेसिकली अभी तो हम फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा फंड कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का NPS भी बहुत कम है, अभी तो 0.75% है। इट इज़ ए वन वे वी कैन कॉल इट एज अ सेफ लेंडिंग, एंड द इंटरेस्ट मार्जिन्स आर लिटिल बिट रीजनेबल विथ ए ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 9 to 11%. So disbursements also has crossed more than 1 lakh crores in the last financial year, and we are through with our NPS by financial year 18, and then we will be able to do much better. जी, इनफैक्ट रवि जी, जिस सेगमेंट में आप बिलोंग करते हैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ब्राइट हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, इसका प्रोपोर्शन अगर हम डिवाइड करें अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में और साथ साथ हाउसिंग सेक्टर में, तो किस तरफ ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ लोन्स आपके ज़्यादा है दोनों सेगमेंट्स में से? या हमको तो ह्यूज मैंडेट है विथ 8 ऑब्जेक्टिव्स एंड 20 एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स, एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन्स ज़्यादातर बड़ा होता है। हाउसिंग सेगमेंट में लोन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ज़्यादातर 6 लाख 8 लाख तक होता है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट ज़्यादा होता है। बट वी आर राइट नाउ 33% to 67% है रेशियो फॉर हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इसको 40% तक लेने के लिए कोशिश कर रहे। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना भी विथ 4 वर्टिकल्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। HUDCO has a huge role to play as a lending institution and as well as a central nodal agency for disbursing the subsidy to the end user. जी, इनफैक्ट हाउसिंग सेगमेंट पर ही एक और सवाल है, जैसा आपने कहा भी, क्योंकि सरकार काफ़ी फोकस कर रही है सेगमेंट में, तो अभी जो आपका टोटल लोन बुक का कितना परसेंटेज लो कॉस्ट हाउसिंग सेगमेंट को जाता है, और क्या ये प्रोपोर्शन इंक्रीज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? या मैंने अब बताया आपको 33
33% हाउसिंग सेगमेंट है और 68% इंफ्रास्ट्रक्चर है। 33% में 96% गोज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप पीपल। दैट इज़ द खासियत ऑफ हडको। हम हमेशा वीकर सेक्शंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। हमारा मोटो भी है प्रॉफिटेबिलिटी विद सोशल जस्टिस, इसलिए हडको को क्रिएट किया 1970 में। जैसा वो उम्मीद करके क्रिएट किया उसी तरह हम देखभाल कर रहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग का। सबका घर देने के लिए घर हो अपना, सबका सपना घर हो अपना, उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम हडको पूरा कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर अपना समय हमें देने के लिए जी बिजनेस पर और इस खास चर्चा के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दिस स्टेलर लिस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक और ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जीएसटी की दरें जो हैं अब वो सामने आ चुकी हैं और खासतौर पर इन दरों के बारे में ही बारीकियों से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी मौजूद है। मिस्टर MS उन्नीकृष्णन है, MD और CEO हैं थर्मैक्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका एंड कांग्रेचुलेशंस। एक कदम और हम आगे बढ़ चुके हैं अब जीएसटी की ओर और जुलाई 1 अब माना जा सकता है जीएसटी लागू होते हुए नजर आएगा। जो दरें खासतौर पर कैपिटल गुड्स के लिए बताई गई हैं 18% की हैं और कितना बड़ा रिलीफ अभी पूरे इस सेक्टर को ये लग रहा है? जीएसटी का इंट्रोडक्शन से हम सब खुश हैं क्योंकि यूनिफाइड सिस्टम पहुंचा है, हिस्टोरिक ने बताया है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को जो 18% का जो लगाया गया है उसमें से कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ बड़े नेगेटिव भी है, तो आपको बताना चाहता है। क्योंकि सरकार ने 5% के आगे सिर्फ 2.5 रखा, बीच में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए कैपिटल गुड्स को उसके ब्रैकेट में जोड़ा गया है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ऐसा है, आज का दिन में 2 तरीके का सेल होता है। एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सा स्टेट में, वो स्टेट का लोकल सेल्स होता है। दूसरा एक चीज ऐसा है, वो स्टेट से इंटर स्टेट सेल, जैसे कि महाराष्ट्र में हम जो बनाता है वो गुजरात में बेचेगा, मध्य प्रदेश में बेचेगा, तमिलनाडु में बेचेगा, वो सेल ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट इंटर स्टेट सेल्स होता है। उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड कंसेशनल टैरिफ ऑफ 2% का एप्लीकेबिलिटी है। तो आज का दिन में जब हम एक चीज बनाते हैं, एक इक्विपमेंट बना के भिजवाते हैं दूसरा स्टेट में, तो 12.5% का एक्साइज ड्यूटी और 2% का सेंट्रल सेल्स टैक्स पकड़ के 14.5% का टोटल सेल्स टैक्स इंसिडेंस है। उसका जगह पे जब 18 आ गया है, हमारा कस्टमर को 3.5% ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, पर अगर हमारा स्टेट में बना के हमारा स्टेट में ही बेचेगा तो हमको आज का दिन में 12.5 और उसके ऊपर 14 पकड़ के तकरीबन 24-25% का जो लोकल जो लगता है वो 18 जब बन जाएगा, उसमें फायदा भी है। और ऐसा है कि जितना सेल्स करता है उसमें सबसे ज्यादा इंटरस्टेट सेल होता है, लोकल सेल्स कम हो जाता है, इसलिए खाता ज्यादा होगा। छोटा जवाब चाहिए उन्नीकृष्णन जी, कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे जिस एडवांटेज की आप बात कर रहे हैं? कस्टमर को पास ऑन करना ही पड़ेगा। हमारा तो बिजनेस टू बिजनेस सेल है, हमारा प्राइस में एक्स वर्क्स रहेगा, तो जो भी टैक्स इंसिडेंट रहेगा एडिशनल तो कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होगा। चलिए शुक्रिया सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को, अपने व्यूज शेयर किए, तो कस्टमर्स को डेफिनेटली एडवांटेज पास ऑन होगा। 24% का एग्जिस्टिंग टैक्स रेट जो घटकर अब 18% होगा, उसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। स्टॉक हालांकि भी 1008 के लेवल्स पर ट्रेड